वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में करंट टैक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम 4 आइटम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेलिवेंट डेफिनेशंस, उसके बाद करंट टैक्स लाइबिलिटी या करंट टैक्स एसेट को रिकग्नाइज किस अमाउंट पर करना है। देन मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमें टैक्स रेट और टैक्स लॉज कौन से यूज़ करने चाहिए जब हम करंट टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं। और एंड में हम ब्रीफली इसकी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कैलकुलेट करते हैं एज पर आईएफआरएस, उसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसके मुकाबले में एक और प्रॉफिट की टर्म है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल प्रॉफिट, या अगर लॉस आ जाए तो उसे टैक्स लॉस कहते हैं। इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द रूल स्टैब्लिश्ड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी अपॉन विच इनकम टैक्सेज आर पेएबल और रिकवरेबल। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक जो प्रॉफिट या लॉस की फिगर है, दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स लॉस। और आईएफआरएस या हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक जो प्रॉफिट और लॉस की फिगर है, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो ये सेम दोनों प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन रूल्स डिफरेंट हैं। आईएफआरएस के रूल्स के मुताबिक है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, और टैक्स रूल्स के मुताबिक है तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट है। अब इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड की कैलकुलेशन है। तो बेसिकली किसी भी सिनेरियो में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर लेते हैं, उसमें वो इनकम्स जो टैक्स नहीं जिन पे लगना उनको लेस कर देंगे, जिन पे टैक्स लगना है लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस में शामिल नहीं है अकाउंटिंग के, उनको इंक्लूड कर देंगे। फिर ऐसी डिडक्शंस जो टैक्स वाले अलाउ नहीं करते उसको ऐड बैक कर देंगे, और जो वो अलाउ करते हैं उनको लेस कर देंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के दरमियान जो कैलकुलेशन का इम्पैक्ट है वो ये है कि जो चीज़ें अकाउंटिंग में अलाउड हैं लेकिन टैक्स में अलाउड नहीं है, उनको रिवर्स कर दें। और इसी तरीके से जो चीज़ें टैक्स में अलाउड हैं और अकाउंटिंग में हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई, तो इनको आप अब इनकॉर्पोरेट कर दें। तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। बेसिकली इसी टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर पे हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम की फिगर आ जाती है करंट टैक्स की। अब जब टर्म यूज होती है टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम, तो ये एग्रीगेट अमाउंट होती है जो इंक्लूड की जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और इसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों शामिल होते हैं। इस वीडियो के अंदर तो हम सिर्फ करंट टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक सब्सिक्वेंट वीडियो के अंदर हम डेफर्ड टैक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोनों का एक्सपेंस मिलाकर प्रॉफिट और लॉस के अंदर मेंशन किया जाता है। अब करंट टैक्स को जो डिफाइन किया गया स्टैंडर्ड में, वो ये किया गया कि इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेस पेएबल और रिकवरेबल, यानी अगर लाइबिलिटी है तो पेएबल, और अगर रिफंड मिलना है आपको तो फिर रिकवरेबल एसेट होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स लॉस फॉर अ पीरियड। तो यानी करंट टैक्स को डिफाइन किया गया एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेंस के अंदर भी जाता है। जब हम रिकग्निशन ऑफ करंट टैक्स लाइबिलिटी और एसेट की बात करेंगे, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि करंट टैक्स फॉर करंट एंड प्रायर पीरियड। ये ध्यान में रखना है कि जो करंट टैक्स है वो करंट ईयर से रिलेटेड भी होता है, और पिछले साल की भी अगर कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे बाजू का टैक्स की असेसमेंट चल रही होती है तो उसकी वजह से जो टैक्स की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। और इसी तरह हमने जो एस्टिमेटेड अमाउंट को एक्रू किया होता है, तो उसमें अगर हमने ज़्यादा एक्रूवल कर दिया था तो उसका रिवर्सल है, या अगर हमने कम एक्रू किया था तो फर्दर एक्सपेंस हम जो बना रहे हैं इसे अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स कहते हैं, तो वो भी शामिल होगा। तो जितनी अमाउंट अनपेड है वो लाइबिलिटी है, और अगर आप कुछ अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो ऑब्वियसली उसे आप लाइबिलिटी शो नहीं करेंगे। तो जितनी अमाउंट अनपेड है उसे लाइबिलिटी शो करेंगे। और अगर ऐसा है कि जो अमाउंट ऑलरेडी आपने पे की है करंट और प्रायर पीरियड की, वो ड्यू अमाउंट से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस है यानी जो एक्स्ट्रा है, लाइक हम कहते हैं कि जी हमारी जो अमाउंट ड्यू बनती है वो 500,000 है, जो हम ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं वो 600,000 है, तो 100,000 की जो अमाउंट है उसको हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट टैक्स एक्सपेंस होता है करंट ईयर का, नेट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर कोई हो तो वो हम लाइबिलिटी या एसेट के तौर पर शो करते हैं। एडवांस टैक्स ज़्यादा होगा तो एसेट शो हो जाएगा नेट, और अगर हमारी जो अमाउंट ड्यू है करंट टैक्स एक्सपेंस ज़्यादा है तो वो हमारी लाइबिलिटी के तौर पर प्रेजेंट हो जाएगा। जो अंडर ओवर प्रोविजन होती है पिछले सालों की, वो अमूमन सेटल्ड होती है, यानी उसमें अक्सर उसकी वजह से जो है ना वो लाइबिलिटी राइज नहीं हो रही होती, क्योंकि उसकी अगर हमारी जो पेमेंट निकली होती है एक्स्ट्रा तो हम पेमेंट कर चुके होते हैं। अगर कोई रिफंड
हमारा फाइनलाइज हुआ होता है तो वो हमें रिसीव हो चुका होता है। तो इसको ज़रा क्वेश्चन में केयरफुली देखना है कि अगर वो ऑलरेडी सेटल्ड है तो वो ये लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं बन रहा होगा, और अगर ऑलरेडी सेटल्ड नहीं है तो फिर लाइबिलिटी का हिस्सा बनेगा। मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो IAS 12 के मुताबिक करंट टैक्स लाइबिलिटीज और एसेट, चाहे वो करंट पीरियड से रिलेटेड हो या प्रायर पीरियड से रिलेटेड, उनको मेजर किया जाएगा उन रेट्स पर जो टैक्सेशन अथॉरिटीज की तरफ से हमें मिलना है, कि यूजिंग द टैक्स रेट एंड टैक्स लॉस दैट हैव बीन इनेक्टेड, यानी लॉ बन चुके हैं और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फाइनेंस एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका होता है, अब उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन होने होते हैं, जो कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, और हमें कंफर्म होता है कि प्रेसिडेंट भी क्योंकि उसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं जिसकी गवर्नमेंट है, तो जो बजट या फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट किया गया है वो डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा बाय प्रेसिडेंट एज वेल। तो हम कहेंगे सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पर जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड बनता है जिसको और आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज IAS 10। यानी अगर कोई टैक्स लॉ ईयर एंड के बाद इनेक्टमेंट होती है, या कोई टैक्स के रूल्स, टैक्स के रेट्स ईयर एंड के बाद चेंज होते हैं, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के बाद चेंज होते हैं, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट समझे जाएंगे। उनकी बेस पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर उनका इम्पैक्ट मटीरियल होगा तो IAS 10 के मुताबिक उनका नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट का डिस्क्लोजर तो दिया जाएगा अंडर IAS 10, लेकिन उनकी बेस पर आप अपने टैक्स की लाइबिलिटी और एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले ईयर एंड पर हमें अप्रूवल रिकॉर्ड करना होता है टैक्स का। हमारा उस साल से रिलेटेड जितना टैक्स बनता है उसको हम टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट कर देते हैं। तो क्योंकि जिस साल से रिलेटेड टैक्स होता है उसके बाद जाके रिटर्न फाइनलाइज होती है और फिर उसकी पेमेंट हो रही होती है, तो ईयर एंड तक हमने अमूमन पेमेंट नहीं की हुई होती। तो जब भी आपका ईयर एंड होगा तो उस पर आपने अक्रूवल रिकॉर्ड करना है। ये नॉर्मली क्योंकि टैक्स के रूल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ध्यान से भी कैलकुलेशन की जाए तो अक्सर ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, और फाइनल असेसमेंट पर इन फिगर्स में कुछ इजाफा या कमी होती है। तो एक सिंपल अक्रूवल, एक्सपेंस डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट का हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर जब फाइनल असेसमेंट होती है, ये यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू हो चुकी होती हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में हम देखें तो ज़्यादातर कंपनीज का जो ईयर एंड है वो June 30 है, तो कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना प्रेजेंट कर रही होती हैं विद इन 120 डेज। सो दिस दैट इज़ 21 दिन का उसमें नोटिस भी होता है। तो दैट इज़ समथिंग अराउंड सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट। लेकिन कंपनीज जब अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रही होती हैं तो वो दिसंबर एंड होता है। तो टैक्स रिटर्न के टाइम पर उनकी असेसमेंट कुछ फाइनलाइज हो रही होती है, चाहे इवन वो सेल्फ असेसमेंट हो या फिर उसके बाद जाकर टैक्स अथॉरिटी उसको फाइनलाइज कर रही होती हैं। तो जब भी फाइनल असेसमेंट होती है तो हमें फिर पता चलता है कि एग्जैक्ट टैक्स की अमाउंट क्या थी। कभी वो अमाउंट जो है वो जो हमने सोची थी उससे ज़्यादा हो जाती है, यानी जो हमने अक्रूवल डाला था वो कम था, एक्चुअल पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। लाइक हमने एक एक्सपेंस बनाया था 100,000 का, लेकिन एक्चुअल जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो 110,000 की करनी पड़ रही है। तो फाइनल असेसमेंट में 10,000 ज़्यादा अब हैं, यानी अंडर प्रोविजन थी हमारी तरफ से, एक्सपेंस अंडर प्रोवाइडेड था। तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने से अंडर प्रोवाइडेड था 10,000, उतने से एक्सपेंस और लाइबिलिटी को बढ़ा दें। इसी तरीके से इसका अपोजिट देखते हैं तो ओवर प्रोविजन भी हो सकती है, कि हो सकता है कि हमने 100,000 का एक्सपेंस एक्रू किया हो और फाइनल असेसमेंट पे पता चले कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 95,000 बनती है। तो हमें 5,000 से जो अक्रूवल है उसको रिवर्स कर देना चाहिए, तो करंट टैक्स पेएबल और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर जब पेमेंट करते हैं हम तो पेमेंट के टाइम पर लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है करंट टैक्स पेएबल की, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपल एंट्रीज हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसकी बेस पर आप जनरल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, आप लेजर अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जो करंट टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से रिलेट करता है, करंट ईयर की फिगर और प्रायर ईयर की फिगर। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इट इज़ टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट, और पिछले साल से रिलेटेड अंडर या ओवर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन होगी तो ऐड कर देंगे और ओवर प्रोविजन होगी तो लेस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आ जाती है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 12 इनकम टैक्सेस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फ्रेश कंपनी। Fresh company has a financial year ending on 31st December. At 31st December year 5, it had a liability for income tax जो कि tax on its profit था 77,000 का। The tax on profit for the year to 31st December year 6 was 114,000. The tax charge for the year to 31st December year 5 was overestimated by rupees 6,000. ओवर एस्टिमेशन मतलब ओवर प्रोविजन हो गई। तो एक्चुअली यानी 77,000 हमने एक्रू किया था, लेकिन ओवर एस्टिमेट हो गया, एक्चुअली हमें 71,000 पे करने पड़े।
During the year to 31st December year 6, the company made payments of rupees 123,000 in income tax consisting of payment of year 5 tax जो कि 71,000 है और एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ ईयर 6 जो कि रुपीज़ 52,000 है. So prepare ledgers and calculate the tax charge for the year to 31st December year 6 to include in the statement of comprehensive income. ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है. और the liability for income tax as at 31st December year 6 to include in the statement of financial position. तो दूसरी रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स रिफ्लेक्ट हो रही होंगी उनको भी हम लेजर से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और अदरवाइज भी कैलकुलेट कर लेंगे. तो आंसर की तरफ चलते हैं. तो करंट टैक्स लेजर और एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं. सबसे पहले हम टैक्स एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बना लेते हैं और इसी तरह टैक्स पेबल का टी अकाउंट भी बना लेते हैं. तो क्वेश्चन का डाटा देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ओपनिंग लाइबिलिटी है जो लास्ट ईयर से रिलेट कर रही है क्योंकि हम ईयर 6 की कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो ईयर 5 के एंड पर जो लाइबिलिटी थी वो हमारा ओपनिंग बैलेंस कंसीडर हो, दैट इज 77,000. तो इसे टैक्स पेएबल में हम ओपनिंग लाइबिलिटी के बैलेंस के तौर पर रिफ्लेक्ट कर देंगे. उसके बाद हमारा जो टैक्स चार्ज है वो 6,000 से ओवर एस्टिमेटेड था, यानी हमें ओवर प्रोविजन की जो एंट्री पास करनी है तो हमें 6,000 से अपने एक्सपेंस को रिवर्स करना है. जब हम एक्सपेंस रिवर्स करेंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी. टैक्स पेएबल डेबिट एंड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट. फिर हमें लास्ट ईयर से रिलेटेड 71,000 की पेमेंट करनी पड़ी तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. जब आप लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाती है और बैंक क्रेडिट हो जाता है. यहाँ पर आप अगर अभी तक का इम्पैक्ट देखें तो जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी 77,000 की थी वो ओपनिंग लाइबिलिटी अब ख़त्म हो गई है, 6,000 की रिवर्स हो गई और 71,000 से पेमेंट हो गई. और क्योंकि 6,000 लास्ट ईयर से रिलेटेड हमने करंट ईयर में एडजस्ट किए हैं तो करंट ईयर में 6,000 से अभी टैक्स एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट आ रहा है, यानी इनफैक्ट ये टैक्स इनकम आ रही है हमारे पास. बट अब हम ईयर 6 की एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे और ईयर 6 में जो पहली एडजस्टमेंट है वो तो ये है कि हमने जो एक्रूवल इनकॉर्पोरेट करना है वो 114,000 का करना है. तो एक्रूवल जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा और टैक्स पेएबल क्रेडिट होगा. करंट ईयर से रिलेटेड भी हमने 52,000 की पेमेंट कर दी है. तो जब आप पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम अब जो डाटा इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं उसकी बेस पर हम फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम टैक्स एक्सपेंस का अगर टोटल करते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बननी चाहिए, 108,000. इसी तरीके से हम टैक्स पेबल का टोटल भी कर लेते हैं. तो कैरी डाउन बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 62,000. तो प्रॉफिट और लॉस में जो हमारा एक्सपेंस है वो 108,000 का शो होना चाहिए और टैक्स पेबल जो है हमारा 62,000 का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लाइबिलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अब इसको हम इस यहाँ से लेजर से तो हमने कैलकुलेट कर लिया है लेकिन साथ ही एक्सट्रैक्ट्स के अंदर भी कैसे प्रेजेंट करेंगे और एक अल्टरनेटिव डिस्कशन भी करेंगे कि इसे आपने अगर लेजर्स के बगैर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं. तो आगे चलते हैं. तो प्रॉफिट और लॉस के अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहले करंट टैक्स एक्सपेंस और उसमें हमने करंट ईयर का टैक्स लेना. करंट ईयर का टैक्स क्वेश्चन में 114,000 गिवन. फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो ओवर प्रोविजन है 6,000 की, कि पहले पिछले साल में ज़्यादा एक्सपेंस बना दिया था 6,000 का, तो वो रिवर्स करेंगे तो ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होगा या इन अदर वर्ड्स रिडक्शन इन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा. तो प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट करते हैं.
और बेस्ड ऑन दिस हमारे पास नेट फिगर आ जाती है 108,000। ये लेजर के अंदर भी हमारा एक्सपेंस यही कैलकुलेट हुआ है, और करंट एंड प्रायर ईयर के टैक्स की कैलकुलेशन कर लें प्रॉफिट और लॉस में तो तब भी हमारे पास सेम फिगर आ रही है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। तो करंट टैक्स पेबल हमें शो करना है। हमारी जो लाइबिलिटी है करंट ईयर से रिलेटेड वो 114,000 की है, और इसमें से 52,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो 52,000 निकाल देंगे तो अनपेड अमाउंट आ जाएगी जो लाइबिलिटी के तौर पर शो होनी चाहिए। 62,000 सेम हमें टैक्स पेबल के लेजर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में डेफर्ड टैक्स का टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम 8 आइटम्स कवर करेंगे। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस का डिफरेंस भी समझेंगे, और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है उसको भी देखेंगे। फिर टैक्स बेस ऑफ एन एसेट को कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली लाइबिलिटी की टैक्स बेस कैलकुलेट करेंगे। देन टेम्परेरी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, इधर एज टैक्सेबल और डिडक्टेबल। देन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ को जो रिकग्नाइज करना है उसमें कौन सी चीज़ें रिकग्निशन में इंक्लूड करनी है और कौन सी इसकी एक्सेप्शंस हैं। देन सिमिलरली डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकग्निशन को डिस्कस करेंगे विद एक्सेप्शंस, और फिर रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट के पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की बात करें तो कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन फ्रेमवर्क के 5.1 में दी हुई है कि द अमाउंट एट विच एन एसेट अ लायबिलिटी और इक्विटी इज रिकग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर आईएफआरएस इज रेफर्ड टू एज इट्स कैरिंग अमाउंट। तो बेसिकली वैसे तो डिफरेंट स्टैंडर्ड में आपको कैरिंग अमाउंट की डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। जैसे आई 16 में कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, कि कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। इसी तरीके से इन्वेंट्री के लिए जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज़ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो लाइबिलिटीज़ कई लाइबिलिटीज़ के लिए जो कैरिंग अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू है, कुछ के लिए फेयर वैल्यू है। तो कैरिंग अमाउंट डिफरेंट जो हैं वो बताई गई हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर, बट अल्टीमेटली आईएफआरएस के मुताबिक आप एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी को जिस अमाउंट पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। अब टैक्स बेस क्या है, ये आई 12 में डिफाइन किया गया है कि टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पजेस। यानी कैरिंग अमाउंट भी एसेट और लाइबिलिटी की अमाउंट है, टैक्स बेस भी एसेट और लाइबिलिटी की अमाउंट है, लेकिन कैरिंग अमाउंट आईएफआरएस के मुताबिक है और टैक्स बेस जो है वो टैक्स पर्पजेस के मुताबिक है। जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के इक्वल होती है तो कोई मिसमैच नहीं होता, कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं अराइज हो रहा होता, और ना ही इसकी वजह से कोई डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस मैच ना कर रही हो तो इसका मतलब है कि एक मिसमैच है, कि अकाउंटिंग में डिफरेंट वे में अकाउंटिंग की गई है और टैक्स के अंदर डिफरेंट वे में उसको डील किया गया है, जिसकी वजह से टेम्परेरी डिफरेंस राइज होता है, और मोस्टली उसकी वजह से डेफर टैक्स राइज होता है। मोस्टली का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जब टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन हम उनकी बेस पर डेफर टैक्स को रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। तो अदर देन दोज एक्सेप्शन जो है टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो डेफर टैक्स भी रिकग्नाइज हो रहा होगा। इसमें ये पॉइंट भी एक याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ आइटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी टैक्स बेस हो लेकिन उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई वैल्यू ना हो, यानी उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहे। जैसे एक एंटिटी जो है रिसर्च की कॉस्ट इनकर करती है और अकाउंटिंग के अंदर तो उसको हम एक्सपेंस बना देते हैं आई 38 के मुताबिक कि जी हमारा रिसर्च जो है, रिसर्च फेज से रिलेटेड जो है एक्सपेंस उसको हमने प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करना है। लेकिन लेट से कि टैक्स अथॉरिटीज उस रिसर्च कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन अलाउ करती हैं और उसे वो ओवर 5 ईयर्स ओवर 10 ईयर्स लेट से कि कहती हैं कि आप इसे अमोर्टाइज करें। तो टैक्स की नज़र के रूल्स के मुताबिक उस रिसर्च का एक एसेट है और उसकी एक टैक्स बेस है, लेकिन अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, उसे हम एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हमने तो सारी की सारी अमाउंट एक्सपेंस बना दी है। तो इट इज़ पॉसिबल के टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से राइज हो रहा हो कि एक एसेट जीरो पर शो हो रहा है आईएफआरएस के मुताबिक, लेकिन टैक्स लॉ के मुताबिक उसकी टैक्स बेस है। टैक्स बेस ऑफ एन एसेट की बात करेंगे
तो इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप जहन में रखें टैक्स बेस को कैलकुलेट करने का, वैसे तो इसका मतलब ये है कि एक एसेट की वैल्यू टैक्स रूल्स के मुताबिक क्या है, लेकिन अगर हम इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट रख लें कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल हैं तो टैक्स बेस इक्वल होगी फ्यूचर डिडक्शंस जो टैक्स पर्पजेस के लिए हमें उस एसेट पे मिलेंगी। जैसे एक एसेट की जो फ्यूचर में टैक्स लॉ के मुताबिक हमें डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, या उस एसेट से रिलेटेड जब हम उसको सेल करेंगे तो जो उसकी कॉस्ट हमें जो है सेल प्राइस के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल होगी, तो वो फ्यूचर डिडक्शन है फॉर टैक्स पर्पजेस। और इसी तरह अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल ना हो, यानी जो उस एसेट से रिलेटेड हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं उन पे टैक्स नहीं लगना, मे बी बिकॉज एग्जाम्प्ट है या मे बी बिकॉज जो है ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है, उससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है, तो फिर टैक्स बेस जो है वो कैरिंग अमाउंट के इक्वल होगी, यानी उसमें फिर हम कहेंगे कि कोई टेम्परेरी डिफरेंस राइज नहीं हो रहा। यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं दैट विल फ्लो टू एन एंटिटी व्हेन इट रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, यानी एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो एंटिटी दो तरीके से रिकवर करती है, या तो आप उसे सेल करके रिकवर कर रहे होते हैं या आप उसे यूज़ करके रिकवर कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो एसेट की कैरिंग अमाउंट की रिकवरी से आए, मतलब उसके यूज़ और सेल के थ्रू। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेट द टैक्स बेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स सेपरेटली। A machine cost rupees 100. For tax and accounting purposes, depreciation of rupees 30 has already been deducted in the current and prior period, and remaining cost will be deductible for tax purposes in future periods. अब जो मशीन को आप इस्तेमाल करेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, तो आपका एक रेवेन्यू आएगा उस पर। जो नॉर्मल हमारी कह लें कि इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही होगी कि जब आपका रेवेन्यू आएगा तो उस पर टैक्स भी लगेगा। तो कोई क्वेश्चन अनलेस कि आपको ये बताए कि इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, हम उसे यही समझेंगे कि जो इनकम है वो टैक्सेबल है। तो जो मशीन की वजह से रेवेन्यू राइज हो रहा होगा उस पर टैक्स लग रहा होगा, तो इट मीन्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। तो फ्यूचर डिडक्शन हमें क्या मिलेगी? फ्यूचर डिडक्शन मिलेगी हमें रिमेनिंग कॉस्ट की। सो हमारी टैक्स बेस होगी 100 में से 30 निकाल दें तो 70 की फ्यूचर में डिडक्शन मिलनी है, हमारी टैक्स बेस 70 है। एक और सिनेरियो देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस, यानी फ्यूचर में टैक्स लगेगा। वंस अगेन सेम सिनेरियो है। तो जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हमें बेसिकली डिडक्शन क्या मिलेगी? इंटरेस्ट से रिलेटेड तो कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो अलाउ किया जाए टैक्स के अंदर। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको पैसे मिल गए, लेकिन उसके अगेंस्ट आपका जो कॉस्ट है वो तो कोई भी अलाउ नहीं हो रही होगी। तो हमें जो फ्यूचर डिडक्शन है वो नील हैं, तो टैक्स बेस भी नील कंसीडर होगी। कुछ और सिनेरियोज देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हैव कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा। जब आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो टैक्स इसलिए नहीं लगेगा कि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे हमारी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के इक्वल होगी। कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस भी 100 होगी। एक और सिनेरियो देखते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, तो टैक्सेबल नहीं है, तो टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट होगी, दैट इज ₹100। एक और सिनेरियो देखते हैं। लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100। द रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस। नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके टैक्सेबल नहीं है। जब आपको लोन रिसीवेबल है, जब लोन के पैसे प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी तो उस पर तो कोई आपको टैक्स नहीं लगना, तो फ्यूचर जो आपके उससे रिलेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ही टैक्स बेस होगी। तो कैरिंग अमाउंट 100 है तो टैक्स बेस भी 100 होगी। टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेंगे, एक अनअर्न्ड रेवेन्यू, एक अदरवाइज। अनअर्न्ड रेवेन्यू की सूरत में हमारा टैक्स बेस का फार्मूला होगा कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। अब अमाउंट फ्यूचर में टैक्सेबल क्यों नहीं होगी? इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद वो अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट हो, एग्जेम्प्ट इनकम होगी जिस पर टैक्स लगना ही नहीं है, तो इस वजह से वो फ्यूचर में उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा होगा। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि उस पर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हों तो फ्यूचर में अब टैक्स नहीं लगेगा। तो फॉर टू रीजंस देयर मे बी अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। अनअर्न्ड रेवेन्यू के अलावा जो लाइबिलिटीज होती हैं उनके लिए हमारा टैक्स बेस का फार्मूला होगा कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्शंस फॉर टैक्स पर्पसेस। तो कैरिंग अमाउंट में से जो फ्यूचर हमें डिडक्शन उस पर मिलनी है
वो माइनस कर देंगे तो जो नेट अमाउंट होगी वो टैक्स बेस होगी। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। कैलकुलेट द टैक्स बेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी सेपरेटली। सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया। विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100 द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस ऑलरेडी, तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो फ्यूचर में तो टैक्स नहीं लगना। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि जी हमारी कैरिंग अमाउंट 100 है तो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर भी 100 ही है जी, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो नॉट टैक्सेबल अमाउंट भी 100 है। तो 100 माइनस 100 हमारी टैक्स बेस नील होगी। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड डेफर्ड ग्रांट इनकम with a carrying amount of ₹100, the related grant income is exempt, is not taxable, तो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर भी हमारी 100 है, 100 माइनस 100 नील टैक्स बेस होगी। थर्ड सिनेरियो है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड सर्विस रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस with a carrying amount of ₹100, the related service revenue shall be taxed next year on accrual basis। अब ये अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर नहीं है, ये अमाउंट टैक्सेबल है तो माइनस नहीं होगी अमाउंट। तो आप बेसिकली कैरिंग अमाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये अमाउंट तो टैक्सेबल है इन फ्यूचर। तो अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर होती तो लेस करते, अमाउंट टैक्सेबल इन फ्यूचर है तो लेस नहीं करेंगे। तो 100 माइनस 0 वुड बी ₹100, यहाँ पे टैक्स बेस हमारी 100 होगी, यानी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट आ रही है। फर्दर एग्जांपल देखते हैं टैक्स बेस ऑफ अ लायबिलिटी के लिए। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस with a carrying amount of ₹100, the related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis। एक्रूड एक्सपेंस को हम कब पे करेंगे? फ्यूचर में। तो कैश बेसिस का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पेमेंट कर रहे होंगे और फ्यूचर में ही हमें वो एक्सपेंस डिडक्शन के लिए अलाउ होगा। तो टैक्स बेस जो है वो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज के लिए अप्लाई होगी, तो हमें फ्यूचर डिडक्शन भी 100 की मिलनी है। 100 माइनस 100 हमारी टैक्स बेस नील आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस with a carrying amount of ₹100, the related expense has already been deducted for tax purpose। तो ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुकी है तो फ्यूचर में तो डिडक्शन नहीं मिलनी, तो ये अमाउंट हमारी 0 हो जाएगी। 100 माइनस 0 0 की टैक्स बेस आ जाएगी। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टी with a carrying amount of ₹100, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पजेस, क्योंकि वो डिसअलाउड है तो वो ना पहले आपको डिडक्शन मिली है ना बाद में डिडक्शन मिलेगी, तो फ्यूचर डिडक्शन फॉर टैक्स जो है वो आपकी 0 ही है। तो कैरिंग अमाउंट माइनस 0 वुड बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, तो टैक्स बेस 100 माइनस 0 ₹100 ही आ जाएगी। नेक्स्ट है लोन पेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कंसिक्वेंस, यानी कोई फ्यूचर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। वंस अगेन 0 है फ्यूचर डिडक्शन, तो कैरिंग अमाउंट माइनस 0 वुड बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, तो टैक्स बेस भी 100 है और कैरिंग अमाउंट भी 100 है इन दैट केस। अब हम टेम्परेरी डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस को स्टैंडर्ड में बड़ा सिंपली डिफाइन किया गया कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। तो किसी भी एसेट या लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। अब टेम्परेरी डिफरेंस दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इन शॉर्ट ये ऐसे टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल अमाउंट रिजल्ट करेंगे, यानी जिनकी वजह से फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमें टैक्स की लाइबिलिटी इनकर होगी, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि जो आपका टैक्स की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो विच आर टेम्परेरी डिफरेंस दैट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल अमाउंट इन डिटरमिनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस ऑफ फ्यूचर पीरियड व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लाइबिलिटी इज रिकवर्ड और सेटल्ड। और दूसरी टाइप जो है उसे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, यानी ऐसे टेम्परेरी डिफरेंस जब वो फ्यूचर में उनसे रिलेटेड एसेट और लाइबिलिटी जो है वो रिकवर या सेटल होंगे तो हमें टैक्स में कमी होगी, हमें कोई डिडक्शन अलाउ होगी या हमें टैक्स में कोई सेविंग मिलेगी। तो बेसिकली टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मीन्स मोर टैक्स एंड डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस मीन्स लेस टैक्स इन द फ्यूचर। सो इसके लिए एक सिंपल गाइड भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको फॉलो करके आप बहुत क्विकली कैलकुलेशन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से टैक्स ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो वो गाइड हम शेयर कर लेते हैं। एसेट अगर हो और उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा हो
तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, इसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। और अगर कैरिंग अमाउंट कम होगी तो अपोजिट है कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। अब इसकी लॉजिक ये है कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब ये क्यों है कि फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट अगर आपके एक एसेट की 100 है और टैक्स बेस उसकी 80 है, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 का बेनिफिट आएगा, जबकि टैक्स वाले उस 100 के बेनिफिट के अगेंस्ट हमें जो अलाउ करेंगे डिडक्शन वो तो टैक्स बेस के इक्वल करेंगे, तो दैट वुड बी जस्ट 80। तो 20 का जो एक्स्ट्रा हमारा बेनिफिट आ रहा होगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और इसकी वजह से हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी राइज होगी, और अपोजिट केस में डेफर्ड टैक्स एसेट। लाइबिलिटीज में कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो हमारा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा और डेफर्ड टैक्स एसेट राइज होगा। अब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है लेट से 50 पे, और टैक्स वाले उसको नहीं मानते, वो कहते हैं जीरो की है अभी। लेकिन जब हम वो लाइबिलिटी सेटल करेंगे और पेमेंट करेंगे तो ऑन कैश बेसिस टैक्स वाले हमें उसकी डिडक्शन अलाउ कर देंगे। उस डिडक्शन के अलाउ होने से हमारी जो टैक्स की अमाउंट है वो रिड्यूस होगी, हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, उसको डेफर्ड टैक्स एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं, और अपोजिट केस में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ड्यू टू टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये आपने 4 रूल्स के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के कंपैरिजन, एसेट और लाइबिलिटी के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। तो एसेट के रूल्स भी याद रखने और लाइबिलिटीज़ के रूल्स भी याद रखने। तो वंस यू प्रॉपरली कैलकुलेट द टैक्स बेस, फिर आपने जस्ट ये रूल्स अप्लाई करने हैं, एंड द रेस्ट वुड बी जस्ट अप्लाइंग द टैक्स रेट, और आपका डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन जो है 80 to 90% सॉल्व हो जाता है। मेजरमेंट की बात करें तो सिमिलर टू करंट टैक्स, सेम रूल्स जो हैं वो डेफर्ड टैक्स के लिए हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज शैल बी मेजर्ड एट द रेट टैक्स रेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द पीरियड व्हेन द एसेट इज रियलाइज्ड और द लाइबिलिटी सेटल्ड। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लाइबिलिटी आफ्टर 5 ईयर सेटल होगी, तो उस टाइम पर जो टैक्स रेट होगा उसको यूज करना है हमने, जो एक्सपेक्टेड होगा बेस्ड ऑन टैक्स रेट्स एंड टैक्स लॉस दैट हैव बीन इनेक्टेड, यानी वो लॉ बन चुके हों, हमारी जस्ट एक्सपेक्टेशन ना हो। आपने जो टाइम पीरियड लेना है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेना है, लेकिन जो आपने टैक्स रेट्स और टैक्स लॉज यूज करने हैं वो करने हैं जो ऑलरेडी लॉ बन चुके हैं कंप्लीटली और सब्सटेंटिवली बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद कोई चेंज आता है टैक्स रेट के अंदर, टैक्स लॉ के अंदर, और उसकी वजह से आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो वो IAS 10 के मुताबिक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, और उसको आप कंसीडर करेंगे इफ इट इज़ मटीरियल और नॉट, और अकॉर्डिंगली IAS 10 अप्लाई करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज़ को क्या डिस्काउंट करना चाहिए, क्या प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक एसेट और लाइबिलिटी 5 साल बाद 10 साल बाद जाकर सेटल या रियलाइज हो रहा होगा, तो फिर हमें क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए। द आंसर इज नो, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज शैल नॉट बी डिस्काउंटेड। वाई नॉट? क्योंकि हम जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ले रहे होते हैं वो ईयर एंड की वैल्यू ले रहे होते हैं, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड की वैल्यू ले रहे होते हैं। उसकी बेस पर जो टेम्परेरी डिफरेंस आता है वो ईयर एंड का होता है, उसकी बेस, उस टेम्परेरी डिफरेंस की बेस पर जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी कैलकुलेट होता है वो ऑलरेडी ईयर एंड पर कैलकुलेट हुआ होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम फ्यूचर वैल्यूज की बेस पर कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे कि हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े। हम ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट भी वो ले रहे हैं जो ईयर एंड पर है, हम टैक्स बेस भी वो ले रहे हैं जो ईयर एंड पर है, तो हमें ऑलरेडी जो वैल्यू मिल रही है वो ईयर एंड की वैल्यू मिल रही है। सो वी डू नॉट नीड टू डिस्काउंट इट फर्दर। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज की रिकग्निशन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को IAS 12 में डिफाइन किया गया है कि आर द अमाउंट्स ऑफ इनकम टैक्स पेबल इन फ्यूचर पीरियड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से जो हमें फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा उसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। रिकग्निशन की रिक्वायरमेंट ये है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी शैल बी रिकग्नाइज्ड फॉर ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एक्सेप्ट to the extent that the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill। तो गुडविल के ऊपर जब इनिशियल रिकग्निशन से अराइज हो रही होती है तो उसके ऊपर हम कोई जो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। उसकी वजह ये है कि बिजनेस कम्बिनेशन में गुडविल जो है वो एक बैलेंसिंग फिगर है, और अगर बिजनेस कम्बिनेशन में कोई डेफर्ड टैक्स राइज हो रहा होता है तो वो गुडविल की वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। अब इटसेल्फ गुडविल की वैल्यू पर अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो वो गुडविल की वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहेगी, और एक ये जो है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल पर जो डेप्रिसिएशन डेफर्ड टैक्सेशन है वो चार्ज नहीं की जाती। सेकेंड है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी इन अ ट्रांजेक्शन दैट
is not a business combination, and at the time of transaction affects neither accounting profit nor taxable profit. अब ये काफ़ी सिंपल सी बात को काफ़ी मुश्किल करके किया गया है. इन शॉर्ट, ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस जो इन फैक्ट नेचर वाइज परमानेंट डिफरेंस हो, तो उसको आपने इग्नोर कर देना है. उस पर आपने डेफर्ड टैक्स नहीं कैलकुलेट करना. अब स्टैंडर्ड ने बजाय इसके कि टेम्परेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस को जो है डिफाइन कर दिया जाता, उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस को डिफाइन किया, परमानेंट डिफरेंस को डिफाइन नहीं किया, और उसकी जगह ये एक एक्सेप्शन दे दी कि इस तरह का जो डिफरेंस आएगा उस पर आपने नहीं लेना. अब इस तरह डिफाइन करने की भी बहरहाल एक लॉजिक ये है. बेसिक लेवल पे तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एडवांस लेवल पर इसकी लॉजिक ये है कि बिजनेस कम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बज़ाहिर ऐसे इम्पैक्ट्स जो अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कि बज़ाहिर वो परमानेंट डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन उस पर आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आना होता है. तो बेसिक लेवल पर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग सिंपली ले सकते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट डिफरेंस. अब इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि खास तौर पर ये जो बी पॉइंट है, ये थोड़ा सा जब पढ़ते हुए मुश्किल लगता है, तो लगता है कि यही सिर्फ पॉइंट है जो समझ में आना चाहिए, आल्दो के इस आइटम पर कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया. An entity intends to use an asset which cost rupees 1000 throughout its useful life of 5 years and then dispose of it for a residual value of nil. Tax rate is 40%. Depreciation of asset is not deductible. For tax purposes, on disposal, any capital gain or loss would not be taxable or deductible. अब आपका एक ऐसा एसेट है जिसपे टैक्स अथॉरिटीज़ ने कभी भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करनी. ना जब आपने ख़रीदा तब अलाउ करेंगे, ना बाद में यूजेज के साथ करेंगे, ना डिस्पोजल के टाइम पर करेंगे. तो आप तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन IFRS के मुताबिक रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसकी जो कॉस्ट को डिडक्शन के तौर पे ना पास्ट में उन्होंने माना है, ना प्रेजेंट में मान रहे हैं, ना फ्यूचर में मानेंगे. तो आप एक चीज़ को एक्सपेंस बना रहे हैं, टैक्स वाले उसे कभी एक्सपेंस नहीं बनाएंगे. तो ये टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है. टेम्परेरी डिफरेंस तो ये होता है कि हमने पहले ज़्यादा एक्सपेंस बना लिया, टैक्स वालों ने कम बना लिया, बाद में हम कम बना रहे हैं, वो ज़्यादा बना रहे हैं, और वाइस वर्सा. या हम एक पीरियड में एक्सपेंस बना रहे हैं, वो किसी और पीरियड में एक्सपेंस बना रहे हैं. तो एक टेम्परेरी डिफरेंस है कि अल्टीमेटली तो हमारा एक्सपेंस बराबर हो जाना है. लेकिन अगर एक चीज़ को हम एक्सपेंस बना रहे हैं और वो कभी एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये तो परमानेंट डिफरेंस है कि हम एक चीज़ को टैक्स की कैलकुलेशन अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में शामिल कर रहे हैं और वो टैक्स की कैलकुलेशन में कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं होने. अब एक्चुअली एंटिटी जो है इस एसेट के ऊपर टैक्स पे कर रही होगी. एज एंटिटी रिकवर्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, द एंटिटी विल अर्न टैक्सेबल इनकम, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसेट की कैरिंग अमाउंट जितनी तो होगी. तो 1000 की टैक्सेबल इनकम राइज होगी, उस पर 400 का टैक्स 40% के हिसाब से पे भी होगा. लेकिन इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं करेंगे 400 की, क्योंकि ये इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एसेट इससे रिलेट कर रहे हैं. और अल्टीमेट जो अंडरस्टैंडिंग की नेचर है वो ये है, क्योंकि ये डिफरेंस इन फैक्ट परमानेंट नेचर का है, ये टेम्परेरी नेचर का नहीं है कि हम आज जो एक्सपेंस बना रहे हैं वो टैक्स वाले बाद में बना लेंगे. वो कभी भी नहीं बनाएंगे, तो ये डिफरेंस हमेशा सस्टेन करेगा. तो हमें जो उस पर टैक्स पे करना है वो करना है, वो हमें वापस नहीं मिलेगा. रिकग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स. डेफर्ड टैक्स एसेट तीन सिनेरियो में राइज होता है. तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिकवरेबल इन फ्यूचर पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, जिसकी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी. कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस. हमें अगर किसी पीरियड में टैक्स लॉसेज होते हैं और वो उस पीरियड के प्रॉफिट के अगेंस्ट हम एडजस्ट नहीं करते, वो फ्यूचर में हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. तो फ्यूचर के अंदर वो लॉसेज एडजस्ट करके हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, या समटाइम्स इवन ज़ीरो भी हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसे लॉसेज हैं जो फ्यूचर के पीरियड में हम अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी, और ये हमारे लिए एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, क्योंकि ये हमें हमारे लिए बेनिफिट है. सिमिलरली कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट्स बेसिकली हमारी जो टैक्स पेबल की अमाउंट होती है उसको रिड्यूस करते हैं. तो समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे अनयूज टैक्स क्रेडिट्स होते हैं जो करंट ईयर में मुकम्मल एडजस्ट नहीं हो पाते, और टैक्स लॉ अलाउ करता है कि आप इसे नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं.
तो नेक्स्ट ईयर में जब हम उसे अपनी टैक्स पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये भी फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो ये भी डेफर टैक्स इस एसेट इसकी वजह से राइज होगा। तो डेफर टैक्स एसेट बेसिकली इन 3 वजह से राइज हो रहा है। अब रिकग्निशन की बात करते हैं। अ डेफर टैक्स एसेट शैल बी recognized फॉर ऑल deductible temporary difference to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Now this line is important. सिमिलरली अगर आप नोट करेंगे तो ये लाइन डेफर टैक्स लाइबिलिटी की रिकग्निशन में नहीं थी। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, लाइबिलिटी जो है वो अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए और एसेट ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एसेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि एसेट आप उतना ही रिकग्नाइज कर सकते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके टेम्परेरी डिफरेंस हैं, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, वो फ्यूचर में आपको वाकई यूटिलाइज आप उन्हें कर सकते हैं, वाकई उनकी वजह से टैक्स सेविंग राइज हो सकती है। अब अगर एक एंटिटी के पास अनयूज टैक्स लॉसेज हैं और एक्सपेक्ट वो 5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल में टैक्सेबल प्रॉफिट आने का ही चांस नहीं है, तो उन अनयूज टैक्स लॉसेस की वजह से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट भी नहीं ले सकेंगे, तो फिर उसका एसेट भी रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह अगर आपके पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हैं और आप उनको जो है उसकी बेस पे डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में इतने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही राइज नहीं होने जिनके अगेंस्ट उनको डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को एडजस्ट करके हम बेनिफिट ले सकें, तो फिर अल्टीमेटली हमें वो एसेट रियलाइज तो नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड ने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप रिकग्नाइज ही उतना कर सकते हैं जितना प्रोबेबल हो कि आप यूटिलाइज कर सकेंगे और वाकई बेनिफिट ले सकेंगे। और इस पॉइंट की वजह से ही डेफर टैक्स एसेट के ऊपर IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब आप रिकग्नाइज ही इतना करते हैं जितना रिकवर हो सकता है तो फिर आपको उसकी इम्पेयरमेंट फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें एक जो है एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल सेम इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी इन अ ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट अ बिजनेस कम्बिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स नीदर अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स लॉस। तो जस्ट लाइक प्रीवियस इशू, ये इन द नेचर ऑफ परमानेंट डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन टैक्सेबल गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट विल बी रिकग्नाइज्ड एज इनकम इन द प्रॉफिट और लॉस IS 20 के मुताबिक, बट इज नॉट टैक्सेबल ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंटली एज वेल। तो आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया और वो एग्जाम्प्ट है, जिस पीरियड में आपको ग्रांट रिसीव हुई उस पीरियड में भी उस पर टैक्स नहीं लगना। बाद में जब आप उसे ओवर द पीरियड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो ओवर द डेप्रिशिएबल लाइफ ऑफ एसेट आप उसको जो है एक्सपेंस इनकम बना रहे हैं, तो तब भी गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही होगी। तो नेचर वाइज अगर आप देखें तो ये डिफरेंस टेम्परेरी नहीं है, ये डिफरेंस परमानेंट है। आप ग्रांट को इनकम बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने उस ग्रांट को ना पास्ट में इनकम बनाया है ना वो फ्यूचर में इनकम बनाएंगे, तो डिफरेंस जो है वो बाय वेरी डेफिनेशन तो टेम्परेरी डिफरेंस है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फ़र्क आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको नेचर वाइज देखें तो ये डिफरेंस टेम्परेरी नेचर का नहीं है, ये डिफरेंस परमानेंट नेचर का है, और इस वजह से इसके ऊपर डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डेफर टैक्स एसेट। तो हमने अभी ये डिस्कस किया था कि अनरिकग्नाइज्ड डेफर टैक्स एसेट की अगर बात करें तो आप वो डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज नहीं कर सकते जिसके अगेंस्ट आप ये समझते हो कि फ्यूचर में इतने टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस नहीं होंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होंगे जिनके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट करके बेनिफिट ले सकें, अपने एसेट को रिकवर कर सकें। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोबेबल नहीं होता कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऐसे राइज होंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे जिनको एडजस्ट करके हम डेफर टैक्स एसेट को रिकवर कर सकें, और इसलिए हम अपना डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। तो 1 साल तो चले ऐसा हो गया, फिर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड आप रीअसेस करेंगे अपने अनरिकग्नाइज डेफर टैक्स एसेट्स को, कि जो डेफर टैक्स एसेट थे लेकिन आपने उन्हें इस वजह से रिकग्नाइज नहीं किया था क्योंकि उनके अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं है या फ्यूचर इनफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि कंडीशंस चेंज हो गई हैं और अब फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे और टैक्स का जो ये एसेट है ये रिकवर हो सकता है, तो आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। So an entity recognizes a previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable.
पहले प्रोबेबल नहीं था, अब प्रोबेबल हो गया है, तो आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो सकता है? बाजू का ट्रेडिंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाती हैं, तो आपको लगता है, पहले लग रहा था कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होंगे, अब लग रहा है कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे, और एंटिटी को लगता है कि वो जनरेट कर लेंगे सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल भी एक इसकी डिस्कस कर लेते हैं। Fatima Limited disclosed in its financial statements for the year ended December 31, 2018 that it has a available tax losses of rupees 60 million. The company losses are available for only 5 years. यानी 5 years तक एडजस्ट कर लिया तो ठीक, 5 years के बाद एडजस्ट करना अलाउड नहीं होगा। तो 5 years के अंदर अंदर अगर आपके पास जो है कोई इनकम अवेलेबल है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट की, तो फिर तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। कंपनी एक्सपेक्ट दैट इट इज अनलाइकली to utilize all the losses and therefore does not recognize the deferred tax asset. Tax rate is 35% for the year and will remain same for future period. तो क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं था कि आपको बेनिफिट होगा इसका, तो आपने उसको रिकग्नाइज नहीं किया। बट व्हाट इफ इन नेक्स्ट ईयर 2018 के बाद 2019 में सिचुएशन चेंज हो जाए? In 2019, the company restructures its business and expects that this restructuring will result in future taxable profit up to ₹50 million, पूरे 60 मिलियन नहीं, उनमें से 50 मिलियन तक नेक्स्ट 5 years में अब आप कहते हैं कि जो प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएंगे। कंपनी देयरफॉर शैल रिकग्नाइज्ड एट December 31, 2019 नेक्स्ट ईयर में अ डेफर्ड टैक्स एसेट फॉर द अवेलेबल टैक्स लॉसेज टू द एक्सटेंट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल। यानी 60 मिलियन पे नहीं, 50 मिलियन का 35%, दैट वुड बी 17.5 मिलियन। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जो रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट कर रहे हैं, IAS 8 की टर्म्स में से देखें तो ये चेंज इन एस्टिमेट के तौर पर हो रहा है, ये चेंज इन पॉलिसी के तौर पर नहीं हो रहा, ना ही इसे एरर समझा जा रहा है। तो आप जब सिचुएशंस चेंज होती हैं तो नेक्स्ट ईयर में आप उसकी रीअसेसमेंट करके एसेट को रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह हो सकता है आपने पहले एक एसेट रिकग्नाइज किया हो और हालात बाद में चेंज हो जाएं और अब ये हो कि जी वो रिकवरी नहीं होगी, तो आप उस एसेट को जो है ख़त्म कर देंगे, डी रिकग्नाइज कर देंगे। तो इसे चेंज इन एस्टिमेट के तौर पे कवर करना है। अगर पिछले साल में अमाउंट कम या ज़्यादा थी तो उसको प्रीवियस ईयर में जाकर चेंज नहीं करना, जो भी इम्पैक्ट है वो करंट ईयर में जिसमें चेंज आया है उसके अंदर उस इम्पैक्ट को शो कर देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।